जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट पे। आज हम इकोनॉमिक्स में जानेंगे राष्ट्रीय इनकम मतलब राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं और प्रति व्यक्ति आय निकालने के का जो फार्मूला होता है उसको समझेंगे और बेरोज़गारी कितने प्रकार का बेरोज़गारी होता है उसको जानेंगे। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमें बहुत खुशी होती है जब अच्छे जो स्टूडेंट है वो कमेंट करते हैं। एक स्टूडेंट कमेंट किया है प्रदीप कुमार कि मैम हम आपके सपोर्ट में हैं। हमें बहुत अच्छा लगा बाबू, आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। एक दिन हम भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और मेरा सपना है कि मैं जो भी आप लोगों को समझाऊं वो आपका ज़िंदगी में कुछ काम दे, तब हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हम जो भी कुछ आपको बता रहे, अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं और एग्ज़ाम में लिखने से अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो आपका क्या होगा, ज़िंदगी बेहतर होगी, तब हमें बहुत खुशी होगी। इसीलिए आप वीडियो देखिए और अब दूसरों दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिए। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के क्लास आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम नेशनल इनकम का जो गणना होता है वो हम कैसे करते हैं और इसका क्या स्रोत होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि आखिर बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। हमारा इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी कितना प्रकार का होता है वो जानेंगे। फिर हम प्रति व्यक्ति आय निकालना जानेंगे। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्लास स्टार्ट हम कर रहे हैं। देखिए, हमने इनकम के बारे में जाना था, आय के बारे में जाना था। मतलब हम यह जाने थे इससे पहले वाले वीडियो में कि हर एक व्यक्ति का जो आय है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना कमाया, वो अपना श्रम किया और उसको पैसा मिला तो वो उसका कौन सा आय होगा। उसके बाद जो उसमें टैक्स लगा हुआ, अगर हम उस टैक्स को हटाते तो वो कौन सी आय है। उसके बाद जो वो वस्तु खरीदता है तो वस्तु और उसका जो आय है, जो भी उसका आय है और वस्तु जितना भी खरीदा, फिर उसके पास कितना बचा, ये सब के बारे में हमने जाना था। थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बताया मौद्रिक आय। मौद्रिक आय मतलब क्या, कोई भी एक व्यक्ति, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्यक्ति मतलब व्यक्ति की आय के बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे। तो कोई व्यक्ति है जिसका आय है, वो कोई भी कार्य किया, कोई भी श्रम किया तो उसे वो 30,000 रुपया या 60,000 रुपया कमाता है। तो वो उसका क्या हुआ, वो जो श्रम के बदले उसको पैसा मिला वो उसका मौद्रिक आय कहलाता। वो क्या, उसका मौद्रिक आय। और हम डिस्पोजेबल इनकम मतलब प्रयोज्य आय, इसका इंग्लिश होता है डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब प्रयोज्य आय क्या होता है कि वो जितना भी व्यक्ति कमाया उसका जितना भी मौद्रिक आय है और उसमें जितना उस आय पे टैक्स लगा हुआ है उसको घटा देने पर हमारा मौद्रिक, ये आपका प्रयोज्य आय निकलता है। आप सोच रहे हो ये कैसे बोल दी, तो देखिए, आप जितना कमा रहे हैं, आपको जितना मंथली मिल रहा है, आप 30,000 रुपये की महीना कमा रहे हैं तो उसमें अब आपका इनकम टैक्स भी लगा हुआ है ना, इनकम टैक्स भी लगा हुआ है। तो अगर आप जितना आय, आपका जितना भी इनकम है, अगर वो उस इनकम में 10% आपका क्या हटा दे, टैक्स हटा दे, तब हमारा क्या, तो प्रयोज्य आय निकलता है बाबू। क्या निकलता है, प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम निकलता है। वास्तविक आय का मतलब क्या हुआ, वास्तविक आय मतलब होता है कि आप ये जितना कमाया, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका जो आपका, जैसे आप 30,000 रुपया, आप 30,000 रुपया आप क्या कमा रहे हैं, मंथली कमा रहे हैं। उसमें से आप 10% क्या किए, आपका टैक्स घट गया तो आपका कितना इनकम 29,000 हुआ, 29,000 हुआ नहीं। तो ये आपका क्या, प्रयोज्य आय है। और वास्तविक आय, उसके बाद आप जो भी वस्तु को खरीदेंगे, क्या करेंगे, जो भी वस्तु को खरीदेंगे, खरीदने के बाद जो भी आपको पैसा बचता है उसको हम वास्तविक आय मतलब रियल इनकम कहते हैं। ये जितना भी आपका मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय, वास्तविक आय, ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया। अब ये तो हुआ आपका आय, आपका इनकम हुआ। अब हम राष्ट्रीय इनकम कैसे निकालेंगे, मतलब पूरा देश का इनकम हम कैसे निकालेंगे बाबू, हम पूरे देश का इनकम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं पूरा देश के, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय इनकम। इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय इनकम। तो जब राष्ट्रीय इनकम की गणना होती है, जब राष्ट्रीय इनकम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो तब क्या किया जाता है। देखिए, इनकम में तो हम क्या किए, उस व्यक्ति का सिर्फ एक
महीने या एक साल की सैलरी को ऐड किए, एक व्यक्ति का 1 महीने या 1 साल की सैलरी को ऐड किए। लेकिन जब नेशनल इनकम हम निकालते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का आय नहीं जोड़ते, बल्कि निजी मतलब प्राइवेट, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो उनका जितना आय है, फिर निगम मतलब कॉपरेटेशन आप कह सकते हैं, कोऑपरेटिव जो होता है, कोऑपरेटिव का हम इनकम को क्या किए, ऐड किए। और सार्वजनिक मतलब सरकारी जो भी इनकम आ रहा उसको, और जितना भी निवेश कर रहा उसको, ये सारी इनकम को जब हम ऐड करते हैं तब हमारा क्या निकलता है, तब हमारा राष्ट्रीय इनकम निकलता है। तब हमारा क्या निकलता है, राष्ट्रीय इनकम निकलता है। तो ये चारों को हम जब जोड़ते हैं तब हमारा राष्ट्रीय इनकम निकलता है कि आखिर निजी प्राइवेट सेक्टर से कितना इनकम आया, कोऑपरेटिव सिस्टम से कितना इनकम आया, कोई कंपनी है वो क्या है उससे कितना इनकम आया, सार्वजनिक मतलब कह सकते हैं सरकारी ज़मीनों से कितना इनकम आया। उसके बाद हम कह सकते हैं लोग निवेश किया उससे कितना इनकम आया। तो ये सारी जो आपका ये चारों है, ये चारों क्या है, नेशनल इनकम को बताता है कि यहाँ से नेशनल इनकम क्या करते हैं, हम इससे ऐड करते हैं तब हमारा नेशनल इनकम निकलता है। अब हम नेशनल इनकम को का स्रोत क्या होता है, आखिर हम नेशनल इनकम को किस विधि से मतलब गणना करते हैं, मतलब नेशनल इनकम का गणना कैसे करते हैं। गणना मतलब क्या हुआ, हम गिनते कैसे हैं। तो आय विधि से हम क्या आय विधि से गणना करेंगे कि कौन सा क्षेत्र से कितना आय आया है, कितना पैसा आया है आपका, निजी क्षेत्र से कितना, निगम से कितना, सार्वजनिक से कितना, निवेश से कितना हमको आय मिला। तो एक आय विधि हो गया। एक क्या होता है, एक होता है बाबू उत्पादन विधि। एक क्या होता है, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि में कितना सामान प्रोड्यूस किया गया, मतलब कितना सामान बना, उसको क्या कहते हैं, उत्पादन। कितना सामान बना तो उसमें सामान बनता तो वो वस्तु भी और सेवा भी। तो उत्पादन विधि में हम वस्तु को भी ऐड करते हैं और सेवा को भी ऐड करते हैं। क्या करते बाबू, उत्पादन विधि में हम वस्तु को भी ऐड करते हैं और सेवा को भी ऐड करते हैं। तो वस्तु को हम ऐड करते हैं तो उसका अंतिम मूल्य ऐड करते हैं। जब उत्पादन विधि में हर एक वस्तु को जब हम ऐड करते हैं, हर एक उत्पादन का जब हम आंकड़ा निकालते हैं, जब उत्पादन मतलब वस्तु और सेवा का जब हम आंकड़ा निकालते हैं तब हमारा क्या उत्पादन विधि निकलता है। तब हमारा क्या उत्पादन विधि से गणना होता है। जैसे कि हमने बताया, हमने जीडीपी पढ़ाया था, हमने बताया था कि हम हर एक वस्तु का क्या करते हैं, हर एक वस्तु का इनकम नहीं जोड़ते हैं। जैसे आटा हो गया, बिस्किट बना रहे हैं तो हम ये थोड़ा ऐड करते हैं कि बिस्किट में क्या क्या सामग्री लगा, या घर बनाते हैं तो हम ये थोड़ा ऐड करते हैं कि घर में ईंटा बालू लगा, सीमेंट लगा। ये सारी वस्तु, प्राथमिक द्वितीयक वस्तु को हम ऐड नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं तो उसका अंतिम मूल्य कि ये बिस्कुट का दाम कितना होगा, ये घर का दाम कितना होगा। तो क्या करते बाबू, हम अंतिम मूल्य निकालते हैं। अंतिम मूल्य तो उत्पादन में हम क्या करेंगे, अंतिम मूल्य निकालेंगे। तो आप आय विधि से भी क्या कर सकते हैं, आप क्या नेशनल इनकम का गणना कर सकते हैं, आय विधि से भी कर सकते हैं। और उत्पादन आपको पता लग जाएगा कि किसी देश में कितना उत्पादन हो रहा, किसी देश में कितनी वस्तु और सर्विस दी जा रही है, कितना वस्तु का उत्पादन हो रहा। तो आप आंकड़ा नहीं निकाल लीजिएगा कि शायद इस देश का इतना क्या होगा, आपका राष्ट्रीय इनकम होगा। आप निकाल लीजिएगा तो आपको समझ में आया होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि आपका इनकम क्या है, इनकम क्या है, और राष्ट्रीय इनकम मतलब नेशनल इनकम क्या है, और नेशनल इनकम का गणना हम कैसे करते हैं। नेशनल इनकम का गणना हम कैसे करते हैं, जब हमको नेशनल इनकम का गणना करने का होता है बाबू, तब हम क्या करते हैं, निगम और निजी, सार्वजनिक और निवेश, ये सारी जितने भी
जितना भी जगह है वहाँ का इनकम को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इनकम को ऐड करते हैं। और गणना किस विधि से की जाती है? तो गणना आय विधि से और उत्पादन विधि से की जाती है। भारत में गणना आय विधि और उत्पादन विधि से की जाती है, लेकिन अदर कंट्री में बचत आय से भी गणना की जाती है। बचत मतलब आप लोग कमाएं और एक महीना में बहुत पैसा कमाएं, और कमाने के साथ साथ आपका बचत कितना हुआ, आप खा पी के दारू उरू पी के मुर्गा उर्गा खा के आप कितना पैसा बचाए हैं, वो भी आपका बचत विधि होता है। अपना बचत कितना किए हैं उसमें भी क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, उसको गणना कर सकते हैं। तो यूएसए वगैरह में क्या होता है, बचत विधि से भी गणना होती है बाबू। लेकिन भारत में सिर्फ आय विधि और उत्पादन विधि से गणना होती है। ये जितना भी इनकम से या नेशनल इनकम से आपका क्वेश्चन आता है एसएससी ये सब में, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि क्या होता है नेशनल इनकम और आपका इनकम। अगर क्वेश्चन आया कि भारत में जो राष्ट्रीय विधि का, भारत में इनकम का जो गणना होता है, राष्ट्रीय इनकम का गणना किससे किया जाता है, तो एक आय विधि से किया जाता है और एक उत्पादन विधि से किया जाता है। क्या से किया जाता है? आय विधि से और उत्पादन विधि से। और नेशनल इनकम में कहाँ कहाँ से क्या किया जाता है कि कहाँ कहाँ का इनकम ऐड किया जाता है, तो निजी सेक्टर मतलब जो आपका प्राइवेट है उससे किया जाता है, कोऑपरेटिव से मतलब निगम से, सार्वजनिक और जो निवेश करता है उससे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय हम निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय, सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने? दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। कौन निकाला था भाई? दादा भाई नौरोजी, जो पहले व्यक्ति थे जो क्या निकाले थे? प्रति व्यक्ति आय निकाले थे। प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय का क्या होता है आपका, कह सकते हैं फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम। मतलब देश में जितना भी व्यक्ति है, पर व्यक्ति कितना कमा रहा, पर व्यक्ति कितना कमा रहा, हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो आप देखते होंगे कि आपका ये बनता होगा जातीय आवासीय आय बनता है। आय बनता है नहीं कि आपका घर में कितना आय है, मतलब पैसा आपका घर में कितना कमा रहे हो। इनकम बनता है पर व्यक्ति आय, तो क्या बनता है? नेशनल इनकम। तो देखिए कैसे है, कैसे निकालेंगे हम प्रति व्यक्ति आय को, कैसे निकालेंगे? देखिए एक साल में हमारा भारत में एक साल में एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है उसको क्या कहते प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते? प्रति व्यक्ति। एक साल में हर एक व्यक्ति भारत के जितना भी व्यक्ति है एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, इसको भी हम कहते हैं। जब जाति आवास आय बनावेल जाता है तो आय बनावेल जाता है तो ये पूछता है आपका इनकम कितना है, मतलब आप कमा कितना रहे हैं। तो जब इसको निकाला गया तो देखा गया कि एक साल में भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो करीब 1,20,000 है। सोचिए हर एक व्यक्ति एक साल में सिर्फ 1,20,000 रुपया कमा रहा, 1,20,000 रुपया अपना क्या एक साल में कमा रहा है। तो ये क्या सही है? ये सही नहीं है बाबू, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, पर कैपिटल इनकम हम कैसे निकालते हैं। देखिए कहा गया है आप नेशनल इनकम, जितना भी नेशनल इनकम है उसको क्या कीजिए, जितना आप नेशनल इनकम आप निकालें, ये नेशनल इनकम ने निकला, जितना नेशनल इनकम आप निकालें और बटा कीजिए कुल जनसंख्या, देश के कुल जनसंख्या से बटा कीजिए। मतलब नेशनल इनकम बटा देश के कुल जनसंख्या करने पे हमको क्या आता है, आपका प्रति व्यक्ति आय निकलता, पर कैपिटल इनकम निकलता है। कैसे निकलेगा कि देखिए नेशनल इनकम को हम जब भारत के या हम कह सकते किसी भी देश की कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं बाबू, तब हमारा पर कैपिटल इनकम निकलता है, पर कैपिटा इनकम निकलता है। तो देखिए जब भाग देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आपका 12 लाख, अब 12 लाख रुपया निकाल है आपका क्या है नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय, मतलब
अब हम देखिए निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय एक महीना का कितना निकलता है। हर एक व्यक्ति जो साल में कितना कमा रहा है, 12,000 रुपया कमा रहा है। अगर आपको PCI निकालना है, मतलब पर कैपिटल इनकम निकालना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जितना भी आपका नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को क्या कीजिए, कुल जनसंख्या से आप गुना कर दीजिए। भारत का या किसी भी देश की कुल जनसंख्या से आप भाग दीजिए, तब आपका आपका पर कैपिटल इनकम निकलेगा। क्या निकलेगा? पर कैपिटल इनकम निकलेगा। अब देखिए हम निकालते हैं कि आखिर एक महीना में जो है कितना व्यक्ति कमा रहा है। एक महीना में व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कितना है एक महीना में? देखिए तो 1,20,000 रुपया क्या है, उसका सालाना है। जब निकाला आपका इनकम, जब नेशनल इनकम को हम जब भारत के कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं, तब हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलता है 1,20,000 रुपया। क्या निकलता है? 1,20,000 रुपया। मतलब कि इसका आंकड़ा क्या निकला कि हर एक व्यक्ति जो भारत में है वो क्या कमा रहा है, एक साल में 1,20,000 रुपया मात्र कमा रहा है। लगभग, हम ऐसा नहीं करें, लगभग। तो जब हम महीना के निकालेंगे, सोचिए कि अब महीना के निकालिए कि साल के तो निकल गया कि आपका जब पर कैपिटल इनकम जब हम निकाले तब निकला कि हर एक व्यक्ति एक साल में क्या कमा रहा है, तो 1,20,000 रुपया सालाना कमा रहा। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, आखिर ही महीना में कितना कमा रहा था, महीना में इसका प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो देखिए जब हम 1,20,000 को 12 से जब हम भागा देंगे, तब हमको 10,000 रुपया पर महीना, मतलब जितना भी व्यक्ति है वो कितना 10,000 रुपया पर महीना कमा रहा। क्या 10,000 रुपया एक व्यक्ति के लिए मात्र है? क्या 10,000 रुपया में उसका जीवन अच्छा से सरवाइव कर सकता है? आप सोचिए, 10,000 रुपया में पर महीना 10,000। अब जो यही जोड़ लीजिए ना, आपको 2,000, आपका 10,000 रुपया ये जे खर्चा हो जाता है। कैसे? 1,000 के घर आपका हो गया सिलेंडर, अभी तो 2,500 मिल रहा है, 2,500 रुपया का सिलेंडर हो गया। फिर आपका बिजली बिल हो गया 1,000 रुपया, ये जे आपका हो गया 3,500 रुपया हो गया ना बाबू। फिर पढ़ाई की खर्चा है ना, घर मेंटेनेंस का खर्चा, उसके बाद कपड़े लत्ते की खर्चा। सोचिए एक व्यक्ति का सिर्फ 10,000 रुपया पर महीना उसका बैठ रहा है आय, तो वो देश कहाँ जाएगा, वो देश कहाँ जाएगा। तो आप इस पर कहिएगा कि मैम जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, आपका प्रति व्यक्ति आय कम रहा है। जनसंख्या के वजह से कुछ नहीं हो रहा। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। आप कहिएगा मैम सठिया तो नहीं गए, अब जनसंख्या को अच्छा काहे करें? तो नहीं बाबू, जनसंख्या हम कह सकते अच्छा है। काहे अच्छा है कि देखिए हर एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, हर एक व्यक्ति अगर काम करता है, हर एक व्यक्ति जितना भी व्यक्ति अगर कार्य करता है, काम करता है, तब हमारा देश कहाँ चला जाएगा। आप देखते होंगे गांव में सिर्फ पुरुष काम करते, गांव में बहुत ऐसे जगह है सिर्फ कार्य में पुरुष संलग्न है, लेकिन महिला बहुत कम है। महिलाओं को क्या कहा जाता, अभी भी आप देखिएगा, अभी भी आप हम गांव में रहते हैं, हमको पता, अभी भी आप देखिएगा अब लोग बोलते हैं अरे वो लड़का है वो कमाए लगी जाएगा, हमने सब लड़की, हम लोग औरत है नहीं, हम लोग को घर संभाले के रहता है। तो हर एक सोच यही रहेगा, हर एक व्यक्ति का सोच, तो वो क्या होगा। आप देखते होंगे शहर का व्यक्तियों का जो लोग शहर में रहते उनका प्रति व्यक्ति आय थोड़ा ज़्यादा रहता है गाँव के व्यक्ति से। वो कमाते क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों कार्य कर रहे हैं, एक बच्चा का मम्मी पापा दोनों काम कर रहा, तो क्या उसका अच्छा रहेगा कि नहीं प्रति व्यक्ति आय? आप बोलिए अच्छा रहेगा कि नहीं दोस्तों, अच्छा रहेगा कि नहीं मित्रों, अच्छा रहेगा नहीं? तो बस अब देखिए, आप कहिएगा जनसंख्या ज़्यादा, तो इसमें सरकार एक्टिव होना चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा है ना बाबू, ये जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो इसमें सरकार को एक्टिव रहना चाहिए। सरकार में दिमाग रहता, सरकार बुद्धि से काम करता, तो हर एक व्यक्ति के स्किल को भी डेवलप करने का कोशिश करता। हमने इसीलिए स्किल पे और डिग्री पे भी क्या किया, वीडियो बनाया है। अब सिर्फ डिग्री
डिग्री के साथ साथ आप स्किल भी दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो भारत देश में है वो कम से कम भूखल नहीं मरे, कि वो भूखल नहीं मरे, वो अपना कहीं भी, अगर वो कम पढ़ा लिखा भी है तो वो कहीं भी रहे, अपना कुछ भी कर ले। अब देखो केकरो केकरो पढ़े में इंटरेस्ट नहीं लगता है, केकरो केकरो की है पढ़े में, कोई एकदम पढ़े नहीं चाहता, की कहते हैं पढ़े नहीं चाहता, किसी को गाड़ी उड़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, गाड़ी बनाने में, उसको गाड़ी साफ करे में, इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है को किसी को। अब वो गाड़ी का इलेक्ट्रीशियन में उसको बहुत ही आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है, जब किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो वो कार्य को बहुत कुशलता से करता है। तो किसी को इलेक्ट्रीशियन में क्या है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तब सरकार को ऐसा होना चाहिए कि वो एक ऐसा अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा स्कूल बनाए, या स्कूल में ही 1 घंटे कम से कम स्किल सिखाया जाए। तो सोचिए हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ आएगा, वो अपनी डिग्री के भरोसे नहीं रहेगा, उसके पास कुछ ऐसा स्किल रहेगा कि वो कहीं भी रहेगा तो वो अपना कमा खा सकता है, यानी कि वो क्या होगा, बेरोजगार नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ये कि लोगों को रोजगार देना ही क्या है, जनसंख्या पे बड़ा युद्ध जीत लेना। आप ये सिर्फ कीजिए कि जनसंख्या घटाओ, जनसंख्या, अरे जनसंख्या घटाने से क्या होगा, अरे जनसंख्या है तो आप उसका रीयूज कीजिए, क्या कीजिए, रीयूज कीजिए। अब आलू है, ढेर मन आलू सड़ रहा है, तो सड़े से बढ़िया उसको एकदम चिप्स बना दो, क्या हुआ, वो रीयूज हो गया। अब आपका देश में ढेर जनसंख्या है, आप उस ढेर जनसंख्या को आप इतना अच्छा स्किल दीजिए, उसके इंटरेस्ट के दम पर उसको कार्य दीजिए, काम दीजिए, आपका देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या, चाइना में भारत से कम जनसंख्या है लेकिन वहाँ के हर एक व्यक्ति क्या है, स्किल से है। लेकिन भारत देश में क्या है, आपको कुछ सिखाएगा नहीं तो पैसा एकदम इतना दम के लेगा कि बेचारा सीखिल। अब गाड़ी सीखल जाएगा 15,000 रुपया पहले दो, 4,000 रुपया दो, तब तुमको गाड़ी सिखाएंगे हैं। कोई ऐसा आप कंपनी, कोई ऐसा आप इंस्टीट्यूट कीजिए जिसमें खाली गाड़ी सिखाया जाए, जिसमें गाड़ी बनाया जाए, सिखाया जाए, इलेक्ट्रिशियन का काम किया जाए। आप ऐसा स्कीम लाइए, तब ना भारत का आप होगा विकास। खाली कहेगा जनसंख्या ज़्यादा है, तब ये हमने बताया। अब जो अच्छा लगे हमें जो अच्छा लगा, जो हमने अनुभव किया, क्योंकि पैसे की कीमत वही जानता है जिसके घर में 1 रुपये के लिए अपने गार्जियन के, वो क्या देख रहा है कि हमारे गार्जियन 1 रुपये के लिए हमारे लिए किस संघर्ष से वो 1 रुपया हमारे लिए ये इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसी को पता है कि गरीबी, बेरोजगारी और पैसे की कीमत क्या है। और अमीरों को पैसे की कीमत क्या पता, अमीर कभी पैसे का कीमत जानता है कि पैसा का कीमत क्या होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास से जाकर पूछो कि पैसे की कीमत क्या होती है, वो आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। पता है, जिसकी तीन लड़की है, जिसकी 3 लड़की है, उसका बाप हमेशा वो घर बनाने, जो मिडिल क्लास होता है वो हमेशा घर बनाने के लिए, बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए और अपनी बेटी के विवाह में अपना पूरा पूंजी खर्चा कर देता है। तो सोचिए, उससे जाकर पूछिए कि बेरोजगार होना कितना ज़रूरी है, क्या होना कितना ज़रूरी है, स्किल होना कितना ज़रूरी है। तब हमने क्या जाना, पर कैपिटल इनकम जाना, पीसीटी जाना और इनकम जाना और आपका नेशनल आय जाना। अब हम थोड़ा सा बेरोजगारी को देखते हैं। क्या देखते हैं, बेरोजगारी क्या है, आखिर बेरोजगारी क्या है, काम की कमी। हम एकदम सिंपल भाषा, कोई इकोनॉमिक्स भाषा नहीं, सबसे सिंपल, जिसको काम नहीं मिल रहा, क्या हो, देश में काम की कमी ही होना सबसे बड़ा बेरोजगारी है। क्या होना, काम का कमी होना। बहुत सारा स्टूडेंट है बाबू जो अभी पढ़ाई एकदम, देखिए अभी हुआ नहीं, अभी बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो नीट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा से किया, देखिए पेपर लीक हो गया, क्यों हुआ, उसका मनोबल टूटा कि नहीं, मनोबल टूटा ना। तो वही है, देखिए बेरोजगारी मतलब क्या है, काम का कमी। अगर काम अच्छा से मिले, काम बढ़िया से मिले, पैसा बढ़िया से मिले, वैकेंसी टाइम पे आवे,
तो कभी भी बेरोजगारी होगी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी। तो देखिए बेरोजगारी बहुत प्रकार की होता है। अब हम जानते हैं इकोनॉमिक में बेरोजगारी को बहुत छः सात प्रकार में बांटा गया। मुख्य 6-7 प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कि बेरोजगारी के कौन कौन प्रकार हैं, कैसा कैसा बेरोजगारी हमको दिखे लगी मिलता है, कैसा कैसा बेरोजगारी आदमी दिखता है कि देखिए सोचिए हम लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे कि कैसन बेरोजगारी हमको देखे लिए मिलता है। सोचिए जरी आप कभी पढ़े हैं कि एकदम बढ़िया रोजगार मिला है हमको। अब बेरोजगारी के बारे में पढ़ते आप अब ज़्यादा नहीं पढ़िएगा कि कौन सा राज्य एकदम सबसे शिक्षित है, ज़्यादा पढ़िएगा कौन सा राज्य में एजुकेशन कम है, कौन सा राज्य में आपका ई कम है। अरे एकदम पढ़ो तो कम से इतना कुछ अच्छा किया जाए ताकि क्या हो हम लोग ज़्यादा पढ़ें, ये नहीं पढ़ें कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमारा बिहार पिछड़ा है। ऐसा तो नहीं, कम से कम हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए कैसन कब ये सब में बदलाव होता है, आगे आगे देखिए कि होता है। अभी तो ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म दिखा देगी। देखिए क्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी में हम घर्षणात्मक बेरोजगारी पढ़ेंगे, मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। आपको एकदम ये देख के एकदम चौक होगा, इसको खुला बेरोजगारी भी कहते, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। एकदम सोचिएगा अरे बाप रे शिक्षित होकर भी बेरोजगार हैं, उसके बारे में बताएंगे। जैसे आप हम सब क्या शिक्षित होकर बेरोजगार हैं। तो अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। देखिए आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी का तलाश करना, अपने आप को बेहतर के तलाश में ले जाना। क्या होना, बेहतर को अपने आप को बेहतर बनाना क्या होता है, क्या क्या कहा गया आपको, घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे आप हम ही को देख लीजिए, अभी हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे बाबू, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे, जबकि अभी क्या है, अभी डिजिटल बोर्ड के ज़माना है। लेकिन हमारे पास क्या है, उतना पैसा नहीं है। क्या है, उतना पैसा नहीं है। हम कह सकते हैं हम बेरोजगार हैं, कह सकते हैं बाबू हम बेरोजगार हैं, तबे ने हमको क्या है बेरोजगार है, तबे ने हम व्हाइट बोर्ड पर। अगर हमारे पास अच्छा पैसा रहता तो हम नहीं जब एकदम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते, आपका सपोर्ट होगा तो एक दिन जरूर पढ़ाएंगे। तो देखिए अगर आप हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तब हम क्या पढ़ाते, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते, अंग्रेजी से लिखते लिखा जाता। अभी हमको मार्कर में इंक डाल के लिखे पड़ता है। तो ये क्यों हुआ, आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी, मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को तकनीकी के ओर बढ़ाना, एक अच्छी नौकरी के तलाश में क्या होना, संलग्न होना, क्या कहलाता है आपका क्या कहलाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। अब की गई घर्षणात्मक बेरोजगारी में अब देखिए अब आ गया आपका ऐसा हम सोचते हैं आ गया डिजिटल बोर्ड, आ गया नहीं डिजिटल बोर्ड आ गया कि नहीं डिजिटल बोर्ड। तो अब इसका मांग तो कम हो गया, इसका मांग कम हो गया नहीं, व्हाइट बोर्ड का मांग कम हो गया। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम डिजिटल बोर्ड, मांग है मांग, लेकिन लोग क्या है तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे, तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही है कि आप एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी के तलाश में, मतलब अच्छे से अच्छे नौकरी के तलाश में जाना क्या कहलाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। अब देखिए जेई इंक बना रहा है, जेई मार्कर बेच रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो उस पर इफेक्ट पड़ा होगा। जैसे ही आपका डिजिटल बोर्ड आया वैसे ही आपका क्या है कुछ ना कुछ क्या होगा उस पर आपका प्रभाव पड़ा होगा। जैसे कि अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो गया, अब लोग ऑनलाइन पढ़ते, बहुत सारा व्यक्ति का कोचिंग है वो क्या है अब बंद हो गया होगा, बहुत सारा कोचिंग क्या नहीं अच्छा से चल रहा होगा। तो वो क्या है बेरोजगारी ही है, क्योंकि लोग क्या है तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं, लोग क्या है तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की ओर बढ़ना क्या कहलाता बाबू, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता। अब देखिए मौसमी बेरोजगारी भी होता है, लाल पियर हरियर बहुत रंग के बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए मौसमी बेरोजगारी, अब मौसमी बेरोजगारी की है, मौसम के अनुसार आप बेरोजगार हो गए हैं। क्यों, मौसम के अनुसार आपको रोजगार मिला और जैसे ही वो मौसम खत्म हो गया आप बेरोजगार हो गए। जैसे देखिए पंडित जी लगन में एकदम रोजगार, लगन में उनसे बड़ा कोई है ये नहीं, जैसी लगन खत्म हुआ बेरोजगार, जैसी लगन खत्म हुआ बेरोजगार। दुर्गा पूजा है एकदम धोती उती पहन के रोजगार में निकल गए और जैसा ही दुर्गा पूजा खत्म बेरोजगार, दिन भर घर में बैठल रहेंगे।
तो ये क्या है, मौसमी, मौसम के अनुसार, मतलब मौसम के अनुसार आपको रोजगार मिल रहा है। जैसे कि देखिए अभी धान उन रोपे के टाइम है ना, एकदम किसान अपने एकदम शान में, किसान का क्या है शान, उसका कुदार, किसान अपने शान में क्या है निकला हुआ है एकदम, कौची कहते हैं आपका, धान रोपे ले, अब रोपनी सब गीत गा गा के धान रोप रही है, तो ये उसका क्या रोजगार है नहीं, तो ये मौसमी रोजगार है, मौसम पर ने धान रोपाता है। अभी कौन महीना चल रहा है, अभी कौन महीना चल रहा है, जून जुलाई चल रहा है, जून जुलाई, अगस्त आने वाला है, अगस्त आ गया है, तो अभी जुलाई चल रहा है, तो ये क्या है, मौसम है। इधर क्या होता है, धान रोपे का सीजन है, तो हम सब धान रोपे एकदम, अभी देखिएगा कादो मिट्टी से सब बराबर होगा, तो कि अभी किसान का सीजन है, अभी एकदम सबसे खुश किसान रहेगा, क्या भगवान से मनाएगा पानी पड़े। तो ये मौसम के अनुसार रोजगार को क्या कहते हैं हम, मौसमी रोजगार, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये गलत है कि नहीं, बेचारा का मौसम आया तब वो रोजगार है, एकदम सेठ बना, जैसे ही मौसम खत्म बेरोजगार हो गया। तो ये की काम के, जैसे देखिए घर पोतैया करे होता है तो कब कर ज़्यादा कराता है, कब आदमी, दिवाली में, दिया हुआ बिकता है कब, दिवाली में, पटाखा बिकता है कब, दिवाली में। तो ये सब की है, मौसमी रोजगार है, क्या है मौसमी रोजगार। जैसे ही उसका मौसम खत्म आप बेरोजगार। सबसे ज़्यादा हमको पंडित जी के देख के लगता है, एकदम पंडित जी एकदम मौसम पर आएंगे, दुर्गा पूजा हुआ एकदम तुरंत धोती कुर्ता पहन के दुर्गा पूजा करावे, दशहरा का आपका दिवाली करावे, लगन लिखेले, और जैसे ही सब खत्म हुआ एकदम बेरोजगार होकर घर में बैठ जाते हैं। तो क्या है ये सब बेरोजगारी, ये सब क्या बेरोजगारी, वो पूरा हर टाइम अपना वर्क नहीं करता, मौसम के अनुसार वो अपना वर्क कर रहा है, तो इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए कोई छिपल बेरोजगारी होता है, जिसे कहते हैं छिपल बेरोजगारी। छिपल बेरोजगारी की एक के काम में 10 आदमी लगल है और उससे प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा। देखिए जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो एगो रोटी बना रहा, एगो सब्जी बना रहा, एगो भुंजिया बना रहा, एगो चोखा बना रहा, एक के काम में 4-5 आदमी लगल है, एक के काम में 4-5 आदमी लगल है नहीं, लेकिन बनेगा कि उतने सब्जियां बनेगा, उतने भुंजिया बनेगा, उतने रोटियां बनेगा। तो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये क्या है आपका ये आपका क्या है, ये आपका छिपी बेरोजगारी है। ये आपका क्या है बाबू, छिपी बेरोजगारी है। इसको हम क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कैसे हो सकता है, छिपी बेरोजगारी कैसे हो सकता है बताइए तो। छिपी बेरोजगारी, जैसे आप देखिएगा खेती की है बाबू, छिपी बेरोजगारी है। क्या है, खेती छिपी बेरोजगारी है। अब एक कट्ठा में कोई धान रोप रहा है, एक कट्ठा में धान रोप रहा है, तो एक कट्ठा में कितना धान होगा वो हमको तो आइडिया नहीं, लेकिन एक कट्ठा में अगर धान रोप रहा है तो एक कट्ठा में मानते हैं 1 कुंटल धान होगा, एक कट्ठा में मान लेते हैं 1 कुंटल धान होगा। तो वह एक कट्ठा 1 कुंटल के चलते मम्मी भी लगल है, पापा भी लगल है, 5 गो बच्चा भी लगल है, बूढ़ा बूढ़ी भी लगल है, सब मिलकर वो 1 कट्ठा के रोपे में लगल है। और धान कितना होगा, 1 क्विंटल। अगर सोचिए बूढ़ा बूढ़ी कहीं चल जाता है, क्या हो जाता है, नहीं तो उसका मन खराब हो जाता है, तो की होगा, धान रोपेबे न करेगा बाबू, धान क्या होगा रोपेबे करेगा कि बूढ़ा बूढ़ी के जैला से 1 क्विंटल के धान के बदली 50 क्विंटल होगा, नहीं 1 क्विंटल धान होगा। चाहे वो आदमिया वो खेता के 2 दिन में रोपे, धाना उतने होगा। बूढ़ा बूढ़ी रहे तो धाना बढ़ नहीं जाएगा। ये बच्चा लोग है धान रोप रहा, वो स्कूल चल गया, एक दिन स्कूल चल गया, या एक दिन आलू रोप रहा, आलू नहीं रोपा, 2 आदमी मिलके आलू रोपा। एक दिन 10 आदमी मिलके आलू रोप रहा था, एक दिन 1 कट्ठा 10 आदमी मिलके आलू रोपा, समझे। अब और एक दिन उहे आलूआ के खेता, सेम आलू के खेता 2 आदमी मिलके रोपा। तो सोचिए वो जे दोनों रोपा है, 10 आदमी भी रोपा तो उतने आलूआ पैदा करके देगा, और 2 आदमी भी खेता के रोपा तो उतने आलूआ पैदा करके देगा। ये थोड़ा होगा कि अगर 1 आदमी 10 आदमी रोपेगा तो 10 क्विंटल आलू होगा, ऐसा नहीं है। अगर 2 आदमी रोपेगा तो 2 क्विंटल आलू होगा, ऐसा नहीं। तो मतलब इसको छिपल बेरोजगारी कहते हैं। इसको कोढ़िया आदमी, मतलब एक के काम में 10 आदमी लगल है, होता जाता कुछ नहीं, तो इसी को कहते हैं छिपा बेरोजगारी। मतलब आदमी उसमें बहुत संलग्न है, आदमी ढेर मन लगल है, लेकिन क्या आपका जो होगा, आपका रोज इनकम है वो उतने ही होगा, इनकम क्या होगा, सेम होगा। इसको हम छिपा बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, छिपा बेरोजगारी। आगे देखिए, अब हो गया शिक्षित बेरोजगारी, सबसे खतरनाक बेरोजगारी है शिक्षित बेरोजगारी।
कितना आदमी शिक्षित है, कितना आदमी बहुत पढ़ल लिखल है, कितना कितना आदमी जानते हैं यूपीएससी के फुल तैयारी की एकदम बढ़िया से 4 दिन एकदम पढ़ा, 4 साल एकदम मन लगा कर पढ़ा, एकदम आँखों फुला लिया। और बेचारा के पढ़ रहा था वो आईएएस बने लगी, बन जाता है बिहार पुलिस, बन जाता है चपरासी। क्या यह शिक्षित बेरोजगार? क्या उसको अपना मन अनुसार उसको रोजगार मिला? नहीं ना मिला। तो इसको क्या कहेंगे? पढ़ लिख आईएएस के तैयारी करके चपरासी में तुम बहाली हो गया, ऐसे बोलता है ना, गमम बोलता है, देखिए आईएएसवा जा रहा अभी चपरासी बनल है, बोलता है। तो ये क्या हुआ? शिक्षित बेरोजगारी हुआ। क्या है? आप शिक्षित बेरोजगारी में क्या होता है? आपके मन अनुसार आपको कार्य नहीं मिलता है, तो उसी को कहते हैं बाबू शिक्षित बेरोजगारी। आपको समझ में आ गया? कभी भूलिएगा, ये सब नहीं भूलिएगा। अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? संरचनात्मक, अब देखिए एगो थोड़ा सा बता देते शिक्षित बेरोजगारी। अब देखिए कोई व्यक्ति है वो की कर रहा है, एकदम मन तन से पढ़ रहा, मन तन से पढ़ रहा है, किसके लिए? चपरासी के लिए। एकदम नीचा से लेते मन तन से पढ़ रहा वो चपरासी के लिए पढ़िए रहा, और उसका चपरासी में जॉब हो जाता है। सोचिए वो 10 गांव मिठाई बांटेगा, अरे हम चपरासी बन गए। काहे कि उसका क्या था? एम था कि हम चपरासी बन जाए, बस हम चपरासी बन जाए, तो खुश होबे न करेगा। है अब कोई बीपीएससी के तैयारी कर रहा है और उसको अगर आप दरोगा भी बना दीजिएगा नहीं तो खुश नहीं होगा। काहे कि उसको बीपीएससी का तैयारी, बेचारा वो एसडीएम बने के सपना देख रहा था, और आप उसको दरोगा भी बना दीजिएगा तो आपको खुशी उसको नहीं होगा। तो ये शिक्षित है, अपने मन योग्य, अपने शिक्षा के आप जितना उसमें योग्यता के अनुसार, अगर जिस योग्यता के अनुसार उसको जॉब नहीं मिलता है तो वही शिक्षित। और सबसे ज़्यादा ये जो है ने भारत देश में आपको देखे के मिलेगा सबसे ज़्यादा। अब ऐसा बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत पढ़ा लिखल है, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण कोई बिहार पुलिस में भर दिया, वैकेंसी आ गया बिहार पुलिस के, बिहार पुलिस में भर दिया। किसी को ग्रुप डी निकाले के सपना, ग्रुप डी के नहीं लो वैकेंसी छोड़ दो, एसएससी में भर लो तब, लेकिन उसका रोजगार मिला, मन अनुसार नहीं मिला। अब संरचनात्मक ढांचा, संरचनात्मक ढांचा बेरोजगारी क्या है? संरचनात्मक ढांचागत बेरोजगारी में नई तकनीक आ जाने के कारण बेरोजगार हो जाना, नई तकनीक आ जाने के कारण बेरोजगार हो जाना। कहिएगा ऐसे कैसे बोलती हैं? तो देखिए कैसे कैसे होता है। देखिए कोई टाइपराइटर है, पहले देखते चिट्ठी लिखल जाता था, लिखा जाता था ना, चिट्ठी आती है, चिट्ठी लिखाता था ना, कौआ चिट्ठी लेके जाता था। अब कौआ चिट्ठी लेके जाता है ना बेचारा, अब कौआ बेरोजगार हो गया। क्या हो गया? अब कौआ बेरोजगार हो गया। अब चिट्ठी लेके जाता है कौआ, नई चिट्ठी लेके जाता है। अब लोग मैसेज करता है, क्या करता है बाबू? लोग मैसेज करता है, एकदम झट सन व्हाट्सअप खोलेगा एकदम पट सन मैसेज कर देगा, झट सन इंस्टाग्राम खोलेगा पट सन मैसेज कर देगा। तो ये की है? तकनीकी आ गया। बेचारा सोचिए तो जे कौआ के चिट्ठी ले जाए के था काम, वो उसका कामों उसका छोड़वा दिया सब मिलके। तो ये क्या है? ये आपका तकनीकी। आप कोई टाइपराइटर है, पहले क्या होता था? आपका टाइपराइटर था और टाइप करके पेपर ऊपर छपाता था ने, लिखा जाता था। अब की है? डायरेक्ट प्रिंट कर देता है। ये अब पहले 10 कॉपी लिखता था, अगर आपको 10 गो क्वेश्चन बनाना होता था, 10 गो क्वेश्चन पेपर बनाना होता था, तो 10 गो पेज लिखता था ने, तब 10 गो में बांटता था, तो 10 आदमी के रखता था। अब की कहता है? अच्छे मतलब क्वेश्चन पेपर बनाना है 100 गो बनाना, अच्छे लिखो, लाएगा प्रिंटर, एकदम झट सन प्रिंट करेगा, निकाल देगा, लो बांट दिया। तो ये क्या है आपका? ये बेरोजगारी है ना, बेचारा का रोजगार छूट गया कि नहीं। अभी देखिए पहले की करती थी लड़की लोग, पहले जो था क्या था? पहले सूत अथी बनाया जाता, कपड़ा अब बुना जाता था। पहले क्या था? कपड़ा बुना जाता था, लेकिन अब कपड़ा बुना जाता, अब कपड़ा नहीं बुना जाता, मशीन में डालो झट निकल गया। तो इसी को कहते हैं बाबू संरचनात्मक ढांचा, मतलब नई तकनीक आने के कारण बहुत सारा क्या हो गया? आपका बेरोजगार हो गया आदमी के साथ साथ कौआ भी बेरोजगार हो गया। अब देखिए चक्रीय बेरोजगारी की है। चक्रीय बेरोजगारी में वो मांगे समाप्त हो जाना, मतलब बाजार में जो मांग हो रही है, बाजार में जिसे देखिए बाजार में व्यवसाय में आपका बाजार में मंदी हो जाना। क्या हो जाना? बाजार में मंदी। अब देखिए पहले लोग थी लाल दंत मंजन होता है ना, मंजन से सब मुँह धोता। हमरो दादी लोग मंजन से मुँह धोती थी, अभी भी धोती है जरीमान मंजन से। लेकिन अब क्या आ गया? अब पेस्ट आ गया,
पेस्ट हो गया, मंजन का कमी हो गया कि नहीं। पहले लोग दातमन से मुंह धोते थे ना बाबू, बाजार से दातमन खरीद के लाते थे। हम दातुन करते हैं, अभी की है हम बुरुश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बुरुश करते हैं, हम ब्रश करते हैं। तो क्यों हुआ कि बाजार में मंदी है नहीं कि ये बाजार में मंदी हुआ कि नहीं। तो वही उस चीज जो सामान है, जो सामान चलता आ रहा, उसका क्या मांग एकदम से समाप्त हो जाना। तो सोचिए जो मंजन बनाता था, अब देखिए बहुत सारा ऐसे लोग होते थे जो दतमन बेचते थे, पहाड़ से दतमन तोड़ के लाते थे, अपना फ्री तोड़ के लाया, एकदम 5 रुपया में बेच दिया, पैसा हो गया कि नहीं। लेकिन अब का नाम बुरुश से सब मुँह धोता है, तब का नहीं। अब पहले जानते हैं किया वाला सब सिंदूर करता था नहीं, किया वाला सिंदूर, अब एकदम पेंसिल वाला सब सिंदूर करता है। तो ये सब की है, ये सब क्या है, बाजार में उसका मांग को कम कर दिया गया। मांग को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो मांग को समाप्त कर देना क्या कहलाता है बाबू, चक्रीय बेरोजगारी। आपको बेरोजगारी समझ में आए, बेरोजगारी सुनते सुनते आप बेरोजगार नहीं हो जाइएगा। बेरोजगारी सुनते सुनते अपने आप को एकदम आप उभारिए कि हमको क्या करना है कि हमको रोजगार मिले, ऐसे बेरोजगार नहीं रहना है। चक्रीय बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार। अब देखिए हमने बेरोजगारी समझा, बेरोजगारी के प्रकार के भी हम बारे में हम लोग जाने। उसके बाद हम जाने पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम हम कैसे निकालते हैं, तो नेशनल इनकम को भागा देते हैं किस में, कुल जनसंख्या, जी देश की कुल जनसंख्या में जब हम भागा देते हैं तब हमारा निकल जाता है, क्या निकल जाता है, तो पर कैपिटल इनकम जो लगभग 1,20,000 का है, क्या है, भारत का। अब हम इसको भागा दे दिए तो ये कितना निकल गया, 10,000। मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है, व्यक्ति हर एक महीना में हर एक व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा, ओकरे में ओकरा सब कुछ करना है। और मोदी सरकार कहते हैं हम हर एक व्यक्ति को 15,000 रुपया देंगे। दीजिए, कहाँ से दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय, वास्तविक आय। आप नेशनल इनकम के बारे में निकालने के लिए जाने बाबू, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।